हेलो गाइस, जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए। रेस इज़ अ मिथ, इसको समझाना है। जो रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिथ है। ठीक है, और इस मिथ को तोड़ा था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं से रखिएगा बिल्कुल। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट रेस बेसिकली डिफर्स बट द रियलिटी इज जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। आप देखिए, हमारा जीनस क्या है? हमारा जीनस है होमो। ठीक है, और हमारा स्पीशीज क्या है? सेपियंस। ठीक है, वी ऑल बिलोंग्स टू सेपियन स्पीशीज। अब स्पीशीज के अंदर कुछ सब स्पीशीज बन गए हैं। ठीक है, सब स्पीशीज का मतलब ही रेस होता है। जब आप लोगों को उनके मॉर्फोलॉजिकल या फिर अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ रेस। रेस वो भावना है जो इंसानों में डिविजन्स क्रिएट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस वी क्लासीफाई रेस इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, नंबर 1 इज कॉकोसॉइड, नंबर 2 इज मंगोलॉइड, नंबर 3 इज नेग्रॉइड। और उनके बेसिस पे हमने कुछ फीचर्स हैं जो हमको दिख रहे हैं, ठीक है, वो कुछ एक पर्टिकुलर रेस या एक पर्टिकुलर सब स्पीशीज से एसोसिएट कर दिए हैं। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये बोलता है कि ये आपने ये डिफरेंसेस तो क्रिएट कर दिए, पर जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है जो रेशियल पैटर्न्स के बेसिस पे, वो गलत है। हमको ये रखना होगा कि दैट ऑल रेसेस आर इक्वल एंड ऑल मैनकाइंड इज वन। ठीक है, मैनकाइंड इज वन की भावना को हमें ऊपर रखना होगा। ठीक है, रादर वी डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस दे आर पॉसेसिंग। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि दैट इफ यू आर वाइट देन यू आर मोर सिविलाइज्ड। ठीक है, और इफ यू आर ब्लैक देन यू ऑट टू डू सम क्रिमिनल एक्टिविटी और क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। ब्लैक मतलब बुरा नहीं है, या वाइट मतलब अच्छा आदमी हमेशा नहीं है। तो ये जो रेशियल पैटर्न्स है ना कि दैट वी आर सुप्रीम, यू आर इंफीरियर, वी आर मोर सिविलाइज्ड, यू आर लेस सिविलाइज्ड, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, तुम बेकार हो। ठीक है, तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसी मिथ को तोड़ेगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो वो ये बात करेगा कि जो रेशियल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस हैं दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। ये फीचर्स एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स में आए हैं या पॉपुलेशंस में आए हैं, और इनका योगदान बस इतना है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनाए रखना। और नेचुरल सिलेक्शन जब लगेगा एक फिट पॉपुलेशन पे, तो उसका सर्वाइवल आज तक सुनिश्चित होगा। अगर आज आप एक पर्टिकुलर रेशियल पैटर्न्स के पॉपुलेशन को देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए दैट इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ फिट पॉपुलेशन। अगर वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होता तो वो यहां तक नहीं पहुंचता। ठीक है, आज वो पहुंचा है तो वो उन फीचर्स के जरिए पहुंचा है जिसने मदद करा है उसको फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनाने के लिए। तो अब उन फीचर्स के बेसिस से, वो काला होना, वो नॉस्ट्रल्स का चौड़ा होना, ये इस तरह के फीचर्स जो हैं वो आप डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका और उसके जो उसके एंसेस्टर्स हैं, जो उसकी पॉपुलेशन है, उसका एनवायरमेंट जो है हिस्टोरिकल बेसिस पे अलग रहा होगा आपके। ठीक है, तो ये बेसिस था। अब मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अब देखिए, ये बात रखिए कि जो जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं किसी भी पर्टिकुलर रेस में, चाहे वो कॉकोसाइड हो, चाहे वो मंगोलॉइड हो, चाहे नेगोराइड हो, जेनेटिक सिमिलरिटीज काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो हमको क्या करना है? हमको जो तवज्जो देनी है ना, जो इंपॉर्टेंस देनी है, वो जेनेटिक सिमिलरिटीज को देनी है। बट ऐसा भी नहीं है कि हम डिफरेंसेस को एक्नॉलेज ना करें। वी हैव टू एक्नॉलेज द डिफरेंसेस, बट वी हैव टू गिव मोर फोकस ऑन द जेनेटिक ऑन द सिमिलरिटीज द पीपल आर पोजेसिंग दैट हेल्प देम टू शेयर द प्लेटफॉर्म ऑफ मैनकाइंड इज वन। ठीक है, अब 99.99% ऑफ द जीन्स आर सिमिलर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बोला। ठीक है, तो वो इस बात को दर्शाता है कि हर एक इंसान बराबर है, हर एक इंसान की कैपेबिलिटीज भी बराबर हैं। हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस में ये नहीं बताएंगे कि आप अच्छे हो या हम बेकार हैं, या इथनोसेंट्रिक टेंडेंसी को हम लोग जो है निगेट करेंगे। ठीक है, अब इथनोसेंट्रिक टेंडेंसी जो रेस में आती है, तो वो रेसिज्म की भावना को पैदा करती है, और रेसिज्म की भावना से ही हमारी हिस्ट्री में हमें वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 के वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो स्टोरी दिखी है, नाजीवाद, फासीवाद, इसमें क्या हुआ था? इसमें रेसिज्म बहुत जो है उफान मार रहा था। तो इस तरह की भावना को निगेट करने का काम है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो रेस के मिथ को तोड़ा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने। अब मैं पढ़ना जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, अब नोट्स को सामने रखिएगा, जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट रेस बेसिकली डिफर्स बट द रियलिटी इज जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। रेसेस बिकॉज ऑफ बीइंग होमो सैपियंस शेयर फीचर्स। अब लोग जो हैं, रेसेस हैं, ठीक है,
जो रेसेस हैं, एक सेकेंड, जो रेसेस हैं, ठीक है, अब उसमें जो फीचर्स हैं आपको भले ही अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, पर बेसिकली उनके जो रेसेस हैं वो कुछ चीज़ें जो है, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सिमिलैरिटी में शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूँ इरेक्ट पोस्चर, या तीनों आदमी, तीनों तरह के कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नेग्रोइड, तीनों तरह के इरेक्ट पोस्चर में दिखते हैं। तो इरेक्ट पोस्चर से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, फोरेमन मैग्नन, स्पाइनल कॉर्ड का कर्व्ड होना, लंबर कर्व का प्रेजेंट होना, वेल डिफरेंशिएटेड ईशियम होना, एंगल जो है छोटा होना इलियम ईशियम के बीच में, जो फीमर का स्ट्रेट होना, ये सारे जो है इरेक्ट पोस्चर वाले आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे। अब दिख रहे हैं ना, ठीक है। डेंटिशन जो है, जो डेंटल आर्केट है, वो आपको तीनों रेसेस में सेम दिख रहा है, या तीनों मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आपको है, मानते हैं। लेकिन आप जो है डेंटिशन देखिए, 32 के 32 दांत हैं, ठीक है, डेंटल आर्केट भी सेम है, लैक ऑफ डायस्टमा है, ठीक है, जो आपने फीचर्स अभी तक पढ़े थे प्राइमेट में वो भी लगभग सेम है हर एक में, ठीक है। आपने पढ़ा ब्रेन साइज, क्रेनियल कैपेसिटी भी लगभग सब में बराबर है, ठीक है। तो ये चीज डिस्क्राइब करती है कि दैट दे ऑल आर सेम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर नॉट allowed to discriminate the people, ठीक है, on the basis of this morphological features, ठीक है। we have to acknowledge the differences but we have to focus more on similarities that converges towards mankind is one, और यही physical anthropology का गोल है। On the basis of our discussion it is clear that genetic similarities जो हैं races में they are larger than the morphological differences, hence race is a myth but not a reality। तो race is a myth अगर आया तो आप आंसर लिख पाएंगे ना। चलिए, मिथ जो होता है ना वो कभी फैक्ट्स पर बेस नहीं होता है। मिथ जो है माइथोलॉजी होती है, मतलब माइथीम्स होती हैं जो आपकी धारणा पे बनाई जाती है। उस प्रेजेंट लेवल पे कॉग्निशन लेवल आपका क्या है। जैसे सपोज करिए पास्ट में, अगर हम पास्ट में जाते हैं 2000-2500 साल पहले, तब साइंटिफिक नॉलेज जो है, कॉज ऑफ इफेक्ट की बात, साइंस की इतना ग्रो नहीं किया था। पीपल वर नॉट हैविंग द रीजंस, ठीक है, लोगों के पास रीजंस नहीं थे, ठीक है, या फिर लोगों के पास जो नेचर में उनको दिखता था उसके बारे में सही फैक्ट्स नहीं मालूम थे कि अगर सूरज यहाँ से उगता है और अस्त यहाँ करता है, उदय यहाँ करता है, अस्त यहाँ करता है, तो उसका रीजन क्या है। तो वो लोग फॉल्कलोर्स बनाते थे, मिथ्स बनाते थे, रीजंस देने की कोशिश करते थे अपने कॉग्निशन लेवल के हिसाब से, ठीक है, फिर उसको वो जस्टिफाई करते थे। तो जो मिथ्स होते हैं ना, ये फैक्ट्स पर बेस नहीं होते, ये साइंस पे बेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने तोड़ी किसके जरिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसकी फाउंडेशन ही साइंटिफिक है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रेसिज्म जो है इथनोसेंट्रिज्म को बर्थ देता है। जैसे हम टेंडेंसी होती है कि ये बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, ये ठीक है, तो सारी जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, ये एक इथनोसेंट्रिक टेंडेंसी है जहां पे आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी या एक पर्टिकुलर नेशन को सुप्रीम मान रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, अगर इसको मैं रेसिज्म में देखूं, आपको एक पर्टिकुलर रेस को या आप एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर को सुप्रीम नहीं मानना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई गोरा है या लंबा है, कोई चौड़ा है, तो आप उसको ब्यूटीफुल या फिर स्मार्ट गाय नहीं बोल सकते इस तरीके से, और दूसरे को अगली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से दूसरी मॉर्फोलॉजी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यही रेस का मिथ को तोड़ा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने। बस इस बात को याद रखना कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर आज आपको दिखता है उसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस होता है एनवायरमेंटल अडेप्टेशन से, जिसको नेचर ने सिलेक्ट किया है फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनाने के लिए, ताकि उसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो उसको हमें रिस्पेक्ट देना है, ना कि आज जो है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, अब कुछ रेशियल क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हमने क्या है, रेसेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक इथनोपोमेट्री। इंडिया में जो काम जिसने साइंटिफिक एंथ्रोपोमेट्री में किया है उसका नाम है सर हर्बर्ट रिस्ले। ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव फ्यू ऑफ द इन्वेंशंस, ठीक है। उन्होंने कोशिश करी थी कि किस तरीके से हम लोगों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के जरिए या उनके हेड फॉर्म के जरिए, नोज फॉर्म के जरिए हम क्लासिफाई कर रखी लोग जो हैं किस रेशियल पैटर्न को बिलोंग कर सकते हैं, या फिर इंडिया में रेशियल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे सेरोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन में काफी सारे फॉर्म हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेड फॉर्म, फिर हम नोज फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम स्किन कलर पढ़ेंगे, फिर हम हेयर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर हम लिप फॉर्म पढ़ेंगे, आई फॉर्म पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। जैसे अब मैं बताऊंगा आपको हेड फॉर्म, ये हेड फॉर्म है। हेड फॉर्म को मेजर करते हैं, सर को मेजर। अब आपको क्या करना है, लोगों के हेड को देखना है, ठीक
ठीक है। अब उनको एक नंबर में क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम रेशियल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, हम नंबर भी देंगे, ठीक है। नंबर से क्या होगा कि आपको साइंटिफिक आइडिया मिल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर रेशियल पैटर्न को क्लासीफाई करने का। जैसे हेड फॉर्म को हम नापते हैं सेफिलिक इंडेक्स में, पढ़ा होगा, तो सेफिलिक इंडेक्स में नापा जाता है। सेफिलिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए, ब्रेथ ऑफ द हेड, ये हेड है, ये हेड का ब्रेथ है, यहां तक हेड ऑफ का ब्रेथ अपॉन लेंथ ऑफ द ब्रेथ, ये ब्रेथ ऑफ द लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रेथ इनटू लेंथ ऑफ द हेड इनटू 100, ठीक है। अब देखो सेफिलिक इंडेक्स जो है, अगर ब्रेथ ज्यादा हुई हेड की, ब्रेथ ज्यादा हुई हेड की और लेंथ जो है छोटी हुई, तो सेफिलिक इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर लेंथ जो है वो बड़ी हुई, ब्रेथ ज्यादा उतनी उस कंपैरिजन में उतनी नहीं हुई, या फिर ब्रेथ ठीक ठाक है, छोटी ही है, तो जो है हमारा सेफिलिक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। देखो अगर सेफिलिक इंडेक्स की वैल्यू कम है, मतलब लेंथ ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द ब्रेथ, तो वो होता है डोलिकोसेफलिक, ठीक है। अगर जो है सेफिलिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ब्रेथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लेंथ, तो उसे बोलते हैं ब्रॉड हेडेड या ब्रैकीसेफलिक, ठीक है। और अगर, ठीक है, मतलब वही बात है, ब्रॉड हेड है तो ब्रैकीसेफलिक होगा, लॉन्ग हेड है तो डोलिकोसेफलिक होगा। याद रखना कॉकोसॉइड जो होते हैं इनमें सेफिलिक इंडेक्स की वैल्यू कम होती है और ये जो है लॉन्ग हेडेड होते हैं, इसको बोलते हैं डोलिकोसेफलिक। बाकी ब्रैकीसेफलिक जो ब्रॉड हेडेड होते हैं वो मोंगोलॉइड और नेग्रोइड होते हैं, उनका अपना एक नंबर होता है, उस नंबर के बेसिस पर अपने क्लासीफाई किया। तो साइंटिफिक एंथ्रोपोमेट्री इज ट्राइंग टू गिव द साइंटिफिक नंबर्स टू विच यू आर एबल टू क्लासीफाई द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हेड फॉर्म है। ये सेफिलिक इंडेक्स बस एक नंबर है जो हेल्प करेगा क्लासीफाई करने के लिए रेशियल पैटर्न्स में। दूसरा मैं पढ़ूंगा नोज फॉर्म। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेजल इंडेक्स, नेजल इंडेक्स में की टर्म में मेजर किया जाता है। नेजल इंडेक्स में भी यही है, ब्रेथ अपॉन लेंथ। आप नाक की ब्रेथ देखेंगे, आप नाक की लेंथ देखेंगे और उसके बेसिस पे आप नंबर देंगे। तो नेजल इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रेथ अपॉन लेंथ इनटू 100। देखो लगभग लेंथ जो है हर एक रेशियल पैटर्न में लगभग बराबर होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ब्रेथ पे ज्यादा ध्यान देना। अगर ब्रेथ चौड़ी है, ब्रेथ चौड़ी है मतलब चौड़े नॉस्ट्रल्स हैं, चौड़े नॉस्ट्रल मतलब वाइड नोज है, वाइड नोज में होता है प्लेटिराइन, प्लेटिराइन, तो नेजल इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो प्लेटिराइन में नेजल इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होती है, ये नेग्रॉइड का फीचर है। अगर जो है मीडियम नोज है तो उसे बोलेंगे मिजोराइन, और मिजोराइन जो होता है मोंगोलॉइड का फीचर है, एम से मिजोराइन, एम से मोंगोलॉइड, याद रखना, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू मतलब लेप्टोराइन, पतली नाक कॉकोसॉइड में होती है, ये होती है नैरो नोज। तो नेजल इंडेक्स का वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्लेटिराइन, मीडियम नंबर है तो मिजोराइन, और कम नंबर है तो लेप्टोराइन। तो कॉकोसॉइड लेप्टोराइन है और डोलिकोसेफलिक है, मोंगोलॉइड मिजोराइन है और ब्रैकीसेफलिक है, ठीक है, और नेग्रोइड जो है प्लेटिराइन है और ब्रैकीसेफलिक है। ऐसे याद करिए। अब हम बढ़ रहे हैं हेयर फॉर्म, जो बाल हैं, बाल के फीचर्स को देखिए। कॉकोसॉइड के जो बाल होते हैं वो वेवी हेयर्स होते हैं, वेवी मतलब स्ट्रेट नहीं होते हैं, कर्ली होते हैं थोड़े से, तो ये वेवी हेयर्स हैं। मोंगोलॉइड के स्ट्रेट बाल होते हैं, ठीक है, और नेग्रोइड के वूली फ्रिजली हेयर्स होते हैं, ठीक है, ऊन की तरह छोटे छोटे, मैं बता चुका हूं। अब स्किन कलर क्या होता है, कोकोसाइड गोरा होता है, मोंगोलॉइड येलो होता है और नेग्रोइड जो होता है डार्क होता है। लिप फॉर्म देखिए, जो प्रोट्यूसिव लिप है ना, लिप जो टिपिकल नेगेटिव फीचर्स है, और आई फॉर्म में एपिकेंथिक फोल्ड जो है वो किसका है, मोंगोलॉइड का। तो आपके पास जो है कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप रेशियल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस। अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इन रेशियल क्लासिफिकेशन ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। रेशियल क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इन वन फीचर अ पर्सन में अपीयर क्लोजर टू वन रेस एंड इन अनदर फीचर द पर्सन कैन अपीयर टू द सिमिलर रेस। तो आपको क्या करना है, जैसे इंडिया में एडमिक्सचर हुआ है, तो इंडिया में आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रेशियल पैटर्न को एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या इंडिविजुअल जो है एक पर्टिकुलर रीजन का बिलोंग कर रहा है। तो आप पाएंगे कि मिक्स है, कुछ फीचर कॉकोसॉइड के, कुछ फीचर मोंगोलॉइड के, कुछ फीचर नेग्रोइड के। तो आपको उन्हीं को स्टडी करना है। मैक्सिमम तौर पे 7 मेजर फीचर्स हैं जिसमें से हम ये तय करते हैं कि 7 में से कितने जो हैं कौन सी रेस को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे आप लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, तो लालू प्रसाद यादव जी जो हैं उनके जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो तो आपको स्ट्रेट दिखेंगे, लेकिन बाकी सारे फीचर कॉकोसॉइड के दिख रहे हैं, तो हेयर जो है वो स्ट्रेट है। तो ही इज अ कॉकोसॉइड विद अ स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोंगोलॉइड फीचर, स्ट्रेट हेयर इज अ मोंगोलॉइड फीचर। तो रेशियल एडमिक्सचर इस तरीके से है। Because in one feature a person may appear closer to one race and other feature can resemble a similar person to another race. तो different racial contribution आ सकते हैं क्योंकि इंडिया में एडमिक्सिंग हुई है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आपको रेशियल पैटर्न नहीं दिखेगा इंडिया में, ठीक है, आपको मिक्सचर दिखेगा, जो मैं आपको रिस्ले की क्लासिफिकेशन और गुहा की क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। Always look for maximum features and a geographical history of man to classify it to a particular race, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है
वो है सेरोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, जहां पे आप ब्लड ग्रुप के हिसाब से जीन फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम है, MN है। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आप ये देखते हैं कि कितने लोगों के पास A ब्लड ग्रुप है, कितने के पास B है, कितने के पास क्या है। फिर आप ये तय करते हैं कि क्या कॉकोसाइड के पास जो है कौन सी ब्लड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये कौन सी ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप अगर पता करते हैं तो ये सीरोलॉजिकल बेसिस है। देखो सीरोलॉजिकल बेसिस फायदा कहां करता है, ठीक है, ये एक सिंगल जेनेटिक ट्रेट है। सिंगल जीन डिसाइड करेगा, सिंगल जीन ये डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी आप आसानी से तय कर सकते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल फीचर में एक जीन जो है एक आपके कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका काला होना जो है एक जीन डिसाइड कर रहा है। वो होता है पॉलीजेनिक ट्रेट, जहां पे खूब सारे जीन्स, बताऊंगा जीन्स क्या है, खूब सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके चक्कर में क्या होता है, आपको क्लियर कट आइडिया नहीं मिलता कि काला कितना काला, ठीक है, या गोरा कितना गोरा, या सांवला क्या सांवला। तो आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज आती है गोरे होने की, या एक पर्टिकुलर रेंज आती है सांवला होने की, एक पर्टिकुलर रेंज आती है काला होने की। ठीक है, आपके पास जो आपका मॉर्फोलॉजिकल फीचर है उसके पीछे जो है खूब सारे जीन्स काम कर रहे होते हैं। यहां सेरोलॉजिकल बेसिस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन डिसाइड करेगा, ठीक है, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आप ये आइडिया लगा लेंगे कि आपकी जीन फ्रीक्वेंसी है क्या। जीन फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है कितनी बार शो कर रहा है। जैसे कॉकोसॉइड में देखूं तो A जो है वो डोमिनेट कर रहा है, मंगोलॉइड में देखूं तो B जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओटेनबर्ग ने 1925 में ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सब ब्लड ग्रुप सिस्टम है रेशियल सेरोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करने के लिए। आपसे वो पूछेगा सिंपल कि किस बेसिस पे आप रेस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला होगा मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, दूसरा होगा सेरोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा सही तरीका है, तो उसमें सेरोलॉजिकल को आप इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि सेरोलॉजिकल जो है सिंगल जीन ट्रेट है, लेकिन दोनों ही जो है अपनी जगह इक्वल इंपॉर्टेंस गेन करते हैं, जिसमें सेरोलॉजिकल का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओटेनबर्ग ने 1925 में, ओटेनबर्ग एक आदमी है, 1925 में उसने क्लास ट्राई किया था कि मैं पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में मैं कर पाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद आए थे PTC बायोट, उन्होंने भी कोशिश करी कि मैं कोशिश करता हूं कि ABO RH या MN यानी सेरोलॉजिकल बेसिस पे पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई कर दूं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सेरोलॉजिकल बेसिस या फिर जीन फ्रीक्वेंसी जो ब्लड ग्रुप है उनके पैटर्न से उन्होंने 6 ग्रुप बनाए। अब इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप लिख सकते हो अर्ली यूरोपियन एशियाटिक ग्रुप, अफ्रीकन ग्रुप, अमेरिकन इंडियन ग्रुप और ऑस्ट्रेलियड ग्रुप। यार अपना एशियाटिक ग्रुप ही मोंगोलॉइड है, यूरोपियन हमारा कॉकोसॉइड है, अफ्रीकन ग्रुप हमारा नेग्रोइड है। ठीक है, ये इन्होंने 6 बनाए। किस बेसिस पे, सेरोलॉजिकल बेसिस पे। तो PTC बियॉट का नाम लिख सकते हो सेरोलॉजिकल बेसिस में, ओटेनबर्ग का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं कि सेरोलॉजिकल बेसिस का नीड क्या है। देखो, सेरोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन आर प्रेफर्ड ओवर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो है सेरोलॉजिकल ट्रेट है क्या, जैसे A है तो A ब्लड ग्रुप इज डिफाइंड बाय सिंगल जीन ट्रेट, B ब्लड ग्रुप इज डिफाइंड बाय सिंगल जीन ट्रेट। ऐसे AB है, O है, M है, N है, RH है। जो AB है ये स्पेशल केस है, ये को डोमिनेंस का केस है, जहां पे A और B दोनों ही अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आगे जाके। तो सेरोलॉजिकल ट्रेट्स आर सिंगल जीन ट्रेट। दूसरा क्या है, सेरोलॉजिकल ट्रेट्स आर डिस्क्रीट, या तो है या तो नहीं है, लेकिन काला होना या गोरा होना उसका पर्टिकुलर नंबर नहीं है। ठीक है, काला मतलब कितना काला, गोरा मतलब कितना गोरा, उसमें खूब सारे जीन्स लगे हुए हैं, तो वो पॉलीजेनेटिक ट्रेट है। तो सेरोलॉजिकल बेसिस है, इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल जीन ट्रेट, याद रखना। ठीक है, सेरोलॉजिकल ट्रेट्स आर डिस्क्रीट, आइदर प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, विदाउट इंटरमीडिएट पोजीशन, कोई इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं है। जैसा आप डायग्राम बना हुआ है, 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 में से आपने ब्लड ग्रुप के आधार पर कैरेक्टराइज किया ABO, तो आपने ये पाया कि 12 लोगों के पास A ब्लड ग्रुप है, 8 लोगों के पास B ब्लड ग्रुप है, 5 के पास AB है और O जो है 5 लोगों के पास है। तो आपके पास क्लियर कट आइडिया है कि जो अब उसमें ये नहीं है कि A जो है कितना A है, B कितना B है। नंबर आपके पास पता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में 12 बच्चों का A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या फिर आपको कंपोजिशन पता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इन्हीं 30 बच्चों को क्लासीफाई करता कि कितने लोग गोरे हैं, कितने लोग काले हैं, या कितने लोग सांवले हैं, तो आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि बच्चा गोरा है, फेयर लवली क्रीम लगाया है तो ज़्यादा गोरा लगेगा, या फिर वो कई बार धूप से निकल के आ रहा है तो काला लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे पॉलीजेनेटिक ट्रेट है, एनवायरमेंट का जो प्रेशर या एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इन कुछ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पे, जैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, सेरोलॉजिकल फीचर्स आर जेनेटिक ट्रेट्स।
सो वेरी लेस इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आपका ब्लड ग्रुप तो चेंज नहीं होगा एनवायरमेंट में आके, बात समझ में आ रही है? और मतलब एकदम से आपका ब्लड, जैसे कल हम ए थे, परसों हम बी हो जाएंगे, उसके बाद ए बी हो जाएंगे, फिर ओ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो ब्लड ग्रुप आपसे पैदा हुए, जिस ब्लड ग्रुप के साथ आप पैदा हुए, उसी के साथ आप मरेंगे। लेकिन इसका ये मतलब कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का सबसे कम इन्फ्लुएंस होता है सीरोलॉजिकल ट्रेट्स पे, इसीलिए ये अच्छे क्या है, अच्छा रेशियल क्लासिफिकेशन है, अच्छा बेसिस है रेशियली क्लासिफाई करने का। सो देयर इज पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ सीरोलॉजिकल फीचर्स ए बी बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ डिजीजेस भी होंगे जो उस पॉपुलेशन को ग्रो होने से रोकेंगे। हमने पढ़ा था डार्विन में द स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, तो स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर में यही है। तो उस पॉपुलेशन को सर्वाइव कराने के लिए जो नेचर है, नेचुरल फोर्स वर्क करेगी, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रेशर में वो पॉपुलेशन अपने आप को अडेप्ट कराने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब अडेप्ट कराने के लिए आप ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप है, दे हैव द कैपेसिटी टू फाइट, ठीक है, अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के से फाइट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन की के टेस्ट से पास होके गुजरा है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। तो ऐसा होगा, देयर इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, तो मैं आपको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आगे बताऊंगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म लगाना आसान हो जाएगा किस पे, सेरोलॉजिकल बेसिस पे, अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे जो वेरिएशन है वो नेचुरल सिलेक्शन लेके आता है। अब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो जीन फ्रीक्वेंसी कम से कम 10% की होनी चाहिए, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए इसे, ठीक है, आगे बताऊंगा। अब देखिए नोट डाल के लिखा है, रेस डिफर नॉट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन्स बट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। याद रखना, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कि कितने के पास एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप फ्रीक्वेंसी है। जैसे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, कितना परसेंट लोगों के पास ए ब्लड ग्रुप है, कितना परसेंट लोगों के पास बी ब्लड ग्रुप है, ये होता है जीन फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके पीछे की जीन फ्रीक्वेंसी जो है, उसके पीछे का जो जीन है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं बताऊंगा आपको कि एक पर्टिकुलर फीचर जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी तय कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? देखो मैंने अभी आपको 30 स्टूडेंट्स वाली कहानी बताई थी, उसके बाद मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप बस मोटी मोटी बात ये रखना कि सेरोलॉजिकल बेसिस पे इसलिए करते हैं ताकि सबसे पहला कि वो सिंगल जीन ट्रेट है और जो ये डिस्क्रीट ट्रेट है, ठीक है, डिस्क्रीट विदाउट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, ठीक है। और तीसरा आप ये लगाएंगे कि वेरी लेस इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके बाद आप मत याद करिए, ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे मैं बता रहा हूँ कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नेग्रोइड। कॉकोसॉइड में याद रखना कि मैक्सिमम जीन फ्रीक्वेंसी ए की होती है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स अ जीन, ए को उसने फेवर किया। मंगोलॉइड में बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, ठीक है, वहां पे नेचुरल सिलेक्शन ने बी को फेवर किया है। इतना क्लियर हुआ? अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखो स्किन कलर, हेड फॉर्म, नोज फॉर्म। अब स्किन कलर डिसाइड करने के लिए एक जीन काम नहीं करेगा, पॉलीजेनिक ट्रेट है। हेड फॉर्म में भी यही है, नोज फॉर्म में यही है। एक पर्टिकुलर टाइप का हेड फॉर्म नहीं दिखेगा आपको कि हमेशा यही हेड फॉर्म है, डिफरेंट तरह के हेड फॉर्म दिखेंगे। आप 10 लोगों के हेड फॉर्म देखिए, आपको 10 तरीके के हेड दिखेंगे, ठीक है। 10 तरह के लोगों की नाक देखिए, 10 तरह की नाकें दिखेंगी आपको, या स्किन कलर 10 तरह का आपको कलर दिखने आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है, और पॉलीजेनिक ट्रेट पर अगर आप रेशियल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इशू आता है। इशू क्या आता है? क्लासिफिकेशन का। यू आर नॉट एबल टू क्लासीफाई थिंग्स प्रॉपरली। हमको क्लासीफाई करना है चीजों को, क्यों? ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें और उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ट्रेस कर सकें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स, सेवरल जीन्स आर इन्वॉल्व्ड। एक जीन काम नहीं करेगा। सेरोलॉजिकल ट्रेट में केवल एक जीन डिसाइड कर रहा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। स्किन कलर इज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मेनी जीन्स, जैसे मैंने बताया, ठीक है। बहुत सारे जीन्स मिलकर स्किन का कलर डिसाइड कर रहे हैं, तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। बात समझे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स, नॉट अ क्लियर कट फीचर नहीं है। स्किन कलर, हेड फॉर्म, नोज फॉर्म, स्टैच्यूट वेरी मोर और लेस, दे आर क्वांटिटेटिव फीचर्स, हेंस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन इन रेशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे नेग्रिटो की डिबेट है इंडिया में, वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई दैट इज इट अ नेग्रिटो फीचर। जो इंडिया में रेशियल पैटर्न मिलता है, गुहा की लड़ाई है पूरी, वो वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। आप पेपर 2 के उसमें जाइएगा, पेपर 2 का जो वो बना हुआ है, छोटा सा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप मतलब यूट्यूब पे वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 मैंने पढ़ाने की कोशिश करी थी बोर्ड पे, ठीक है। उसमें लास्ट में एक वीडियो है पेपर 2 की, वहाँ पे मैंने ये बताया कि नेग्रिटो की लड़ाई क्या थी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्लियर कट आइडिया नहीं है कि ये नेग्रिटो था या नहीं था, ठीक है। तो वो क्यों था? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट जो है दे आर नॉट एबल
मतलब मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट जो है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट इट वाज अ नेग्रेटो और नॉट, क्योंकि नेग्रेटो के जो फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हेड फॉर्म हो गया, जो फीचर्स हो गए, ये नोज फॉर्म हो गई, दे ऑल आर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स यहाँ पे क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, खूब सारे जीन्स जो हैं लगे हुए हैं, ठीक है। वहां पे क्लियर कट आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कोई दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं कि मैंने बोला था कि गोरा कितना गोरा, काला कितना गोरा, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स आपको आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आपके पास साइकिल है, ये साइकिल नहीं है, आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे फेयर है, डार्क है, वेरी फेयर है, तो एरिया ऑफ कंफ्यूजन आपके पास हमेशा होगा, ओवरलैपिंग फीचर्स आपको हमेशा दिखेंगे। इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को क्लासिफिकेशन में ज्यादातर से प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, पर यूज हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टेंडेंसीज नहीं है, हमारे पास ज्यादा तरीके नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको थोड़ा रिफाइन करना है क्लासिफिकेशन को। पहले तो हमें ये तक नहीं पता था कि कोकोसॉइड है, मंगोलॉइड है, नेग्रोइड है, वो हमने अभी ढूंढा ना। वी आर क्लासिफाइंग थिंग्स बिकॉज वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल क्लासिफिकेटरी सिस्टम विच इटसेल्फ शोज दैट मैनकाइंड इज वन। हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं ताकि हम रीजंस को खोज सकें और अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को समझ सकें, ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट जो है एक जरिया जरूर है, पर ये एक रिफाइंड वर्जन नहीं है। रिफाइंड वर्जन इज मोर सेरोलॉजिकल ट्रेट, इसीलिए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ग्रो कर रहा है। पहले हम क्या करते थे, हमारा जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी था वो मॉर्फोलॉजी का बेसिस पे था, मॉर्फोलॉजी जो हमें बॉडी के बाहर दिखता है, ठीक है। अब हम क्या है, बॉडी के अंदर जा चुके हैं, बॉडी के अंदर जा चुके हैं, तो जेनेटिक्स है, सेल है, बायोलॉजी है ऑफ द बॉडी है, इस पे काम कर रहे हैं। जहां पे सेरोलॉजी की इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं कि इसको हम रेस में यूज कर सकते हैं, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का डिवीजन जो सब डिवीजन जो है वो यूज करा जा रहा है कि रेस को जो है और अच्छे तरीके से स्थापित किया जा सके, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मोर और लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेकिन क्या सेरोलॉजिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस होंगे? नहीं होंगे। जैसे स्किन कलर, जो आपका स्किन का कलर है और नोज की जो फॉर्म है, ये आर मतलब एनवायरमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, ठीक है। और हेयर फॉर्म जो है और हेड फॉर्म जो है, आपका हेड फॉर्म, हेयर फॉर्म और हेड फॉर्म, ये सबसे कम इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंट से। तो एनवायरमेंट के फैक्टर्स का वेरिएशन भी है कि एनवायरमेंट किन किन चीजों पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, किन किन चीजों पे नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी वेरिएशन है। तो हमको इन सब वेरिएशन से बचना है, ठीक है, अगर हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना होगा। अंडर विच एनवायरमेंट विच हेयर अकर इज नॉट शोन नाइदर इज द केस विद द स्कल। बेकार चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेस खत्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन।